गुड इवनिंग एवरीवन। बोलिए, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। और रियान, अक्षरा, सौम्या, वॉइस क्लियर है क्या मेरी? यस सर। ओके, ठीक है। अच्छा, उतना ही था क्या? तुम लोग पीछे रह गए? हाँ हाँ। अच्छा, चलो ठीक है। हाँ ठीक है, बोलो ना जो भी डाउट्स हैं। तो वर्कशीट वन के ही डाउट बाकी है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। वर्कशीट टू तो यही नहीं अभी। अच्छा, टू की बात करो। अच्छा, वर्कशीट वन, वर्कशीट टू के 1 to 50 हो गए थे क्या डिस्कस? अच्छा, ठीक है। तो हाँ, तो वर्कशीट वन में जितने भी डाउट्स हैं, जहां से भी डाउट है वो बोल सकते हैं। बट आई एम अज्यूमिंग अभी इतनी लंबी छुट्टियां मिली आप लोग को, तो आपने सॉल्व कर लिया होगा, है ना? तो अगर अभी भी सॉल्व नहीं किया है इतने एब्सोल्यूट वेकेशन में भी, तो फिर बहुत मुश्किल है चीजें। 1 महीने में एग्जाम है आप लोग की, और अब तो बहुत एग्जाम्स है, राइट? एक एग्जाम नहीं है, सडनली देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्स। फ्लेम जिनको देना है उनका फ्लेम है, अशोका है, क्राइस्ट काफी लोगों को देना होता है, वो भी आ गया दिसंबर में। एंड बेंगलोर का तो काफी पहले से पता था कि दिसंबर में होगा, ठीक है। और जब तक हम लोग दिसंबर तक पहुंचेंगे तब तक और एग्जाम शायद आ भी आ जाए, ठीक है। तो दिसंबर से ही आप लोग का एग्जाम्स का सीजन चालू हो गया है अनफॉर्चुनेटली। और स्कूल में भी आप लोग को स्कूल वाले बहुत प्यार दिखाएंगे दिसंबर में। तो आप लोग को ये काफी सारी चीजें मैनेज करनी है, और उसके साथ साथ पढ़ाई भी करनी है, राइट? तो अभी भी जो 2 4 दिन 5 दिन आप लोग के पास है वो यूटिलाइज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वी आर ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मॉक पेपर्स फॉर यू बेंगलोर के, क्योंकि उसका अभी तक कोई हिस्ट्री नहीं है, कुछ पता नहीं कि क्या पैटर्न है, क्या डिफिकल्टी लेवल है। तो इट इज डिफिकल्ट फॉर अस ऑल्सो कि डिफिकल्टी लेवल बहुत इजी भी ना हो जाए और बहुत मुश्किल भी ना हो जाए, है ना? तो इट इज डिफिकल्ट टू गेज कि कैसा पेपर आएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ बताया नहीं, बस ऐसा बोल के 3 सेक्शंस हैं, अब तुम देख लो, राइट? तो फर्स्ट टाइम एग्जाम्स में ये प्रॉब्लम आती है, कुछ यूनिवर्सिटीज होती है जो थोड़ा सपोर्ट करते हैं, एक मॉक पेपर रिलीज कर देते हैं, या एटलीस्ट सिलेबस बता देते हैं कि ये सिलेबस होगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो भी है वो सभी के लिए है, फाइन। तो प्रोबेबली 15th तक आपके मॉक पेपर्स भी रेडी हो जाएंगे, तो उसके बाद हम लोग वो भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। बट तब तक जो भी आप लोग को मैंने वर्कशीट्स दी है, राइट, इट इज इनफ मटेरियल जो आप लोग अगर अभी से भी पढ़ना चाहो, अगर आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया तो भी यू विल फाइंड क्वेश्चंस जो आपसे फिर से नहीं हो रहे हैं, है ना? तो यू कैन कीप रिवाइजिंग देम। टाइम एंड डिस्टेंस तक मैंने आपको नेक्स्ट लेवल वर्कशीट दे दी है, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिफिकल्ट से भी डिफिकल्ट एग्जाम अगर होगा तो उसमें ये आ सकते हैं क्वेश्चंस, है ना? तो मैंने मतलब जो भी टॉप मोस्ट लेवल हो सकता है डिफिकल्टी का, मैं ये नहीं बोल रहा कि वैसे ही डिफिकल्टी लेवल आएंगे, बट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वी डोंट नो कि क्या है, ठीक है। तो आपके पास मटेरियल काफी है पढ़ने के लिए, सॉल्व करने के लिए, फाइन। तो अभी अगर स्कूल का लोड नहीं है, ट्यूशंस का लोड नहीं है, तो अभी भी यू हैव टाइम। 1 महीना है, आप काफी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं आपके परफॉर्मेंस में, ठीक है। चलिए,
तो ज्योमेट्री हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ज्योमेट्री का वर्कशीट 2। इसमें डाउट्स है, ये मुझे पता है। क्या है वो बताइए। वर्कशीट 1 में कोई डाउट नहीं है, एक बार ये भी क्लियर कर लेते हैं। वर्कशीट 1 में तो किसी का कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। इसके बाद आपको टाइम एंड डिस्टेंस का एक वर्कशीट मिला हुआ है। तो अगर ज्योमेट्री सभी का किसी का भी ऐसा है कि पूरा हो गया है, तो वो टाइम एंड डिस्टेंस पे काम चालू कर सकते हैं डायरेक्टली, है ना? बताइए, ज्योमेट्री में कोई डाउट्स हैं? क्वेश्चन 5 और 6, 31 and 38। तो क्वेश्चन 5 and 6। क्या हुआ, दिख नहीं रहा क्या? अच्छा, तो ये लाइट ऑफ कर देना। एक सबसे इधर वाला स्विच प्रोजेक्टर का है, बस वो मत करना, वो मत करना। ठीक है। पर तुम लोग को लिखने के लिए कम नहीं होगी अब लाइट? बराबर है। ABC forms an equilateral triangle in which B is 2 kilometers from A. A person starts walking from B in a direction parallel to AC. ठीक है। So it says B is 2 kilometers from A. तो B अगर यहाँ है, A इधर होगा। ठीक है। देन इसको थोड़ा नीचे लगाना। तो A and B ये है। Now it says a person starts walking from B in a direction parallel to AC. तो ABC ट्राइंगल है, वो पूरा ट्राइंगल ही बना लेते हैं। ये हो गया। नाउ फ्रॉम बी अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग पैरेलल टू AC। ठीक है। एंड व्हेन ही रीचेस पॉइंट डी डायरेक्टली ईस्ट ऑफ सी। सो दिस इज पॉइंट डी जो सी से डायरेक्टली ईस्ट में है। तो ईस्ट इस तरफ होता है, इफ यू रिमेम्बर डायरेक्शन वाला चैप्टर आप लोग ने पढ़ा होगा। ईस्ट इधर होता है, नॉर्थ इधर होता है ना? तो सी के ईस्ट में ये डी है, तो यहाँ पे वो जाके रुक गया। तो ये कितना डिस्टेंस कवर हुआ होगा? ये 2 है। एंड ये ABC इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। ठीक है। तो ये भी 2 ही हो जाएगा, बिकॉज ABDC ये एक पैरेललोग्राम हो गया। समझ आ रहा है क्या? सो BD इज ऑल्सो 2 किलोमीटर। Now it says he then reverses direction and walks till he reaches a point E directly south of C. वो पहले इधर गया था, अब वो वापस आ रहा है सेम रूट पे, B तक जाता है और फिर आगे कंटिन्यू करते रहता है। एंड देन ही रीचेस पॉइंट E। पॉइंट E के बारे में क्या पता है? इट इज एग्जैक्टली इन द साउथ ऑफ C। तो C का साउथ किधर होगा? डाउनवर्ड होगा। नॉर्थ अगर इधर है तो साउथ इस तरफ होगा। ठीक है। तो ये आ गया पॉइंट E। यहां तक कोई डाउट है क्या? तो क्वेश्चन इज देन D इज, तो D की क्या लोकेशन है ये आपको पूछा गया है। तो D इज एज कंपेयर टू ए और विद रिस्पेक्ट टू ए। सारे ऑप्शंस में ए के साथ ही रेफरेंस लिया है डी का। तो इन आवर डायग्राम वी कैन से कि ए अगर यहाँ है और डी अगर यहाँ है, तो ए के ऊपर अगर आगे नॉर्थ ईस्ट बनाए, नॉर्थ इधर है और ईस्ट इधर है। सो फ्रॉम ए डी इज इन द डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। तो आप ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोल सकते हैं, नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोल सकते हैं, या फिर कितना ईस्ट है और कितना नॉर्थ है ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही फॉर्मेट में बताया गया है कि पॉइंट डी ई से कितना, सॉरी, ए से कितना ईस्ट में जाना है और कितना नॉर्थ में जाना है पॉइंट डी के लिए। ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड इन ऑल द ऑप्शंस, कि ए के साथ कितना ईस्ट और कितने नॉर्थ में जाना है। तो अब आप बताइए कि क्या है डिस्टेंस, कितना ईस्ट और कितना नॉर्थ?
तो अब इसके लिए देखो हम क्या करेंगे। ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री होगा, तो ये बचा हुआ ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बना लेते हैं। ये 60 डिग्री है, तो लेट अस से दिस पॉइंट इज एफ, तो ये बी एफ कितना हो गया 2 cos 60, एंड ये डी एफ कितना हो गया, डी एफ कितना हो गया 2 sin 60। ठीक है क्या, है ना। साइन कॉस टेन आप लोग ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ है। तो cos 60 क्या होता है, हाफ, तो ये हो गया 2 टाइम्स हाफ, तो मतलब ये हो गया 1, कितना हो गया 1, तो ये इतना 2 था, और ये 1 और हो गया, सॉरी, तो ये टोटल हो गया कितना, दिस इज 3। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पॉइंट ए से 3 किलोमीटर ईस्ट में जाएंगे तो पॉइंट डी मिलने की संभावना है, तभी थोड़ा सा नॉर्थ में भी जाना पड़ेगा। सो वी हैव टू गो 3 किलोमीटर ईस्ट, और 3 किलोमीटर ईस्ट यहाँ पे है और यहाँ पे है, इधर नहीं है और इधर भी नहीं है, तो ए और बी में से कुछ हो सकता है। ठीक है, अब नॉर्थ में जाना है तो नॉर्थ में 1 जाना है या रूट 3 जाना है, वो बस चेक कर लेते हैं। तो नॉर्थ में कितना डिस्टेंस है, 2 sin 60, sin 60 इज √3/2। ठीक है, तो दैट इज √3, तो नॉर्थ में कितना डिस्टेंस कवर करना है, √3 किलोमीटर, तो दैट बिकम्स ऑप्शन बी, ऑप्शन ए बी हट गया। क्लियर है क्या, कोई भी पॉइंट में डाउट है, कुछ भी रिपीट करना है तो बताइए। वो पॉइंट ए बी पे कैसे हो सकता है, रिवर्स जाएगा तो इसी लाइन पे तो जाएगा, रिवर्स का क्या मतलब है। ठीक है, फिर क्या, तो 37 38, 31 एंड 38, 6 तो हो ही गया ना। तो टोटल डिस्टेंस वॉक्ड बाय द पर्सन, तो टोटल डिस्टेंस वॉक्ड बाय द पर्सन पहले वो गया बी से डी तक 2 किलोमीटर, फिर डी से वापस आया बी तक फिर से 2, और फिर बी से ई गया तो 2 6। 31, सर 16। in the figure not drawn to scale given below, if AD is CD is BC, AD is equal to CD and CD is equal to BC। ठीक है, तो देखिए तो ऐसा गिवन है। ठीक है, तो डायग्राम मैंने बस थोड़ा बड़ा कर दिया। AD इज इक्वल टू CD एंड CD इज इक्वल टू BC। तो अगर हम ये एंगल x लेते हैं तो ये एंगल भी x हो जाएगा। एक ट्राइंगल में दो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो। ठीक है, तो अगर ये दोनों एंगल्स x है तो ये 2x हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। बात समझ आ रहा है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से हमें क्या पता चला कि अगर दो रिमोट एंगल्स x है तो ये एक्सटीरियर एंगल 2x होगा, और अगर ये 2x है तो अगेन दो इक्वल साइड्स के सामने वाले दो एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये भी 2x हो गया। ठीक है क्या, सो वी नीड टू फाइंड क्या, एंगल DBC। तो एंगल DBC 2x है, तो x की वैल्यू में फाइंड करनी पड़ेगी, तो कर लेते हैं। ये 2x और ये 2x हो गया, तो ये होगा 180 माइनस 4x। ठीक है, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो यूजिंग दैट
वी फाइंड एंगल डी सी पी एज 180 माइनस 4x। अब ये पूरा लीनियर पेयर है, सो x प्लस 180 माइनस 4x प्लस 96 शुड बी 180। तो 180 से 180 गया, सो वी हैव 3x इज इक्वल टू 96 और x इज 32। तो x अगर 32 है तो 2x हो गया 64, राइट। तो आंसर सी हो गया। कोई भी डाउट है इसमें बताइए। 22 एंड 27, ठीक है। 31 क्लियर है। सर 16 डाउट है। क्या बोल रहे हो मोक्ष? 16। 16, अच्छा। 16, 22 एंड 27। सिक्सटीन, 21, 22, 27, 38, ठीक है। तो 16 में ये एक डेटा गिवन है, अ काउ इज टेथर्ड। टेथर्ड मतलब उसको रस्सी से बांधा हुआ है। तो वो रस्सी के एक एंड पे काउ है और दूसरे एंड पे वो खूंटा है उसका, ठीक है। अ काउ इज टेथर्ड एट अ पॉइंट ए बाय अ रोप, नीदर द रोप नॉर द काउ इज अलाउड टू एंटर ट्राइंगल एबीसी। तो ऐसा है कि यहाँ पे पॉइंट ए पे एक रस्सी बांध दी और रस्सी के दूसरे एंड पे काऊ को बांध दिया, ठीक है। तो काऊ रस्सी जहां तक जाएगी वहां तक ये कहीं पे भी घूम सकती है, राइट। इट इज नॉट अलाउड टू एंटर इन दिस ट्राइंगल। तो यहाँ पे आप मान लो वॉल्स बनाए हुए हैं एंड ये काऊ इन वॉल्स को क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है। वी आर ऑल्सो गिवन दिस एंगल, एंगल बी ए सी, ये 30 डिग्री है और ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। और इनका लेंथ 10 है ऐसा भी बताया है। ठीक है, ओके। तो अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 16। तो क्वेश्चन 16 says what is the area that can be grazed by the cow if the length of the rope is 8 मीटर। तो अगर हमने ये काव को 8 मीटर के रोप से बांध दिया, ठीक है। ये काव को अगर हमने 8 मीटर के रोप से बांध दिया, ये ट्राइंगल का ये लेंथ 10 मीटर है, ठीक है। दैट मीन्स दिस काउ कैन मेक अ सर्कल जिसका रेडियस 8 मीटर होगा और वो सर्कल इस ट्राइंगल के दोनों तरफ जाएगा बट सिर्फ यहां तक ही जाएगा, ठीक है। सो इट विल बी अ सर्कल जो कि कंप्लीट नहीं होगा। आप ऐसा मान सकते हैं कि इस सर्कल में से ये एक स्लाइस हटाया हुआ है, राइट। एक पिज्जा अगर है तो उस पिज्जा में से एक स्लाइस हटाया हुआ है जिसका एंगल 30 डिग्री है सेंटर पे। बात समझ आ रही है ना। सो दिस काउ कैन ग्रेज इन दिस पार्ट, इस पार्ट में काउ ग्रेज कर सकती है। तो आपको इसका एरिया बताना है। तो दिस एरिया वुड हैव बीन पाई टाइम्स 8 स्क्वायर अगर ये फुल सर्कल होता। अब इसमें से हमने ये सर्कल हटा देना है, ठीक है। डू वी हैव अदर कलर्स? नो, रेड कलर है मेरे पास। तो ये रेड जो पार्ट है ये पार्ट हटा देना है पाई टाइम्स 8 स्क्वायर में से। सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द रेड पार्ट? रेड पार्ट जो ये सेक्शन है, सेक्टर है, इसका एंगल 30 डिग्री है। सो आई कैन से द एरिया विल बी पाई टाइम्स 8 स्क्वायर इंटू 30/360, है ना। ये इसका एरिया हो जाएगा। कोई डाउट है बताइए। 30/360 क्यों किया, क्लियर है क्या? सो 30/360 इज 1/12।
हाँ सेक्टर का एरिया। सो दिस बिकम्स 11/12 टाइम्स पाई टाइम्स 8 स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है क्या? कोई भी डाउट है? तो दिस वाज 16। अब इसमें 17 भी है, 17 की डिमांड नहीं आई बट फिर भी मैं चलो करा ही देता हूँ। तो देखिए अब 17 में क्या लिखा है, व्हाट इज द एरिया दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय द काउ इफ द लेंथ ऑफ द रोप इज 12। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये डायग्राम मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसा है। अब ये काऊ को हमने एक रस्सी से बांधा है, ये गिवन है। नाउ दिस टाइम द लेंथ ऑफ द रोप इज 12 मीटर। अब ये काऊ अगर सर्कल बनाएगी तो ये सर्कल इस ट्राइंगल के आगे चला जाएगा, है ना? ऐसा होगा। तो यहाँ पहुंच गया। अब जैसे ही ये काऊ यहाँ पहुंचती है, पॉइंट ए बी एंड काऊ अगर ये तीनों सेम लाइन पे आ गए, अब उसके बाद ये रस्सी और आगे नहीं जा सकती। एटलीस्ट ये जो 10 मीटर है इस रोप के, वो लॉक हो गए। दिस 10 मीटर इज नाउ फिक्स्ड, है ना? क्योंकि यहाँ पे वॉल है, उस वॉल के पैरेलल ये रस्सी आ गई, अब वॉल के अंदर तो जा नहीं सकती। सो काउ कैन नॉट मेक ये सर्कल आगे। अब सर। यहाँ पे ये रस्सी ओपन है एट दिस पॉइंट, पॉइंट बी पे। तो ये रस्सी का 2 मीटर जो है आगे का वो ओपन है। ठीक है, तो इसका मतलब नाउ दिस पॉइंट बिकम्स रादर सेंटर, और इसके अराउंड ये 2 मीटर का सर्कल, 2 मीटर के रेडियस का सर्कल और बन सकता है। समझ आ रही है क्या? एक्सक्यूज मी सर। और आप यहाँ पे एक और सर्कल बना सकते हैं, एंड सेम चीज फिर इधर भी होगी। ये कर्व घूम के यहाँ से इधर भी आ सकती है, तो यहाँ पे भी वैसा ही एक सर्कल बनेगा। ठीक है, सो दिस टाइम द एरिया दैट कैन बी कवर्ड और दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय द काउ, तो एक तो ये एरिया तो है ही, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया। सिर्फ 8 की जगह रेडियस 12 हो गई, है ना? उतना एरिया तो आने ही वाला है। तो उसके बाद ये जो पार्ट है, ये जो दो छोटे सर्कल्स और बनाए हमने, ये वाला एरिया और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इस दोनों सर्कल्स की रेडियस 2 मीटर है, और इन दोनों सर्कल का एंगल कितना है वो आप पता लगा लो। ये अगर 30 है तो ये दोनों एंगल 75 होंगे। तो ये एंगल कितना हो गया? 105। ये भी 105 होगा। तो ये दोनों सेट जो सर्कल्स बने हैं इनका सेंटर एंगल 105 है। तो कंबाइंड एंगल 210 डिग्री हो गया, और रेडियस 2 है। सो वी हैव अ सर्कल जिसका सेंटर एंगल इज 210 डिग्री एंड रेडियस इज 2। तो इस सर्कल का एरिया बता सकते हैं, है ना? ये एरिया आपको पता चल जाए तो टोटल एरिया विल बी पाई टाइम्स 12 स्क्वायर माइनस 1/12 टाइम्स पाई टाइम्स 12 स्क्वायर। तो ये तो हो गया बड़े सर्कल का एरिया, प्लस ये छोटे सर्कल का एरिया, दैट विल बी 210/360 इंटू पाई टाइम्स 2 स्क्वायर। ठीक है, जो छोटा सर्कल है उसकी रेडियस तो 2 ही है। तो दैट विल बी द टोटल एरिया इन द सेकेंड केस। क्लियर है क्या? कोई डाउट है इसमें? बताइए, मोक्ष समझ आया? सर लेकिन इसमें ऐसा थोड़ा ना बोला कि कोई वॉल बनी हुई है, सिर्फ इतना ही तो बोला कि ट्रायंगल के अंदर नहीं जाना। हाँ, तो ट्राइंगल के अंदर नहीं जाए तो उसको हाउ डू वी मेक श्योर कि ये गाय या रोप ट्राइंगल के अंदर नहीं जाएगी? सर बट 17 में तो मतलब 12 का रेडियस लेके एक सर्कल किया और उसका एरिया निकाला और माइनस ट्राइंगल का एरिया कर दिया, तो भी तो आ ही सकता है। नहीं, मतलब तुम ऐसा मान रहे हो कि ये पूरा सर्कल बना दो? तुम ऐसा बोल रहे हो कि ये जो ट्राइंगल है
यहाँ पे ये रोप बांधा हुआ है, ये 12 मीटर की रोप है। तो ये पूरा सर्कल घुमा दो और बस ये ट्रायंगल का एरिया उसमें से हटा दो यूं। हाँ, क्योंकि सर उसको तो बट अंदर उसमें आने वाला ऐसा अगर है। करोगे तो रोप तो इस ट्रायंगल के अंदर से पास हो रही है ना। क्वेश्चन में ये भी लिखा है, ऊपर पढ़ो, नीदर द काउ नॉर द रोप इज अलाउड टू एंटर दिस ट्रायंगल। अच्छा, ओके सर, गॉट तुम इट। कह रहे क्या, कहाँ गया क्वेश्चन मेरा। A cow is tethered by a rope. Neither the rope nor the cow is allowed to enter ABC. ओके सर, गॉट इट। है ना, तो इसी के लिए हमने ऐसा अज्यूम कर लिया कि वॉल बना हुआ है तो कुछ भी जाएगा ही नहीं अंदर। ओके सर। इसमें दो सर्विस अगर इसका बंजर ऑफ एडी का बनाया उसमें भी तो फिर रोक ही जाएगा कुछ बीएस का। ट्रायंगल के अंदर कहाँ जाएगा। देखो यहाँ से इसने घूमना चालू किया, 12 मीटर की रोप है तो यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे वॉल है, रोप इज नॉट अलाउड टू एंटर दिस ट्रायंगल। तो अब सिर्फ ये जो आगे का 2 मीटर है यही तो फ्री है, इसकी वजह से तो ये ऐसा घूम रही है। ठीक है। हम्म। फिर आगे और कितने डाउट्स आए। 22, 21, 27, 30 एंड 38। 21, 30 ना, हाँ तो 30 आ गया। 21, लास्ट क्लास में भी हुआ था पर 1 ही था ना आई थिंक। देख लेते हैं। हाँ फिगर बड़ा बना क्या। थोड़ा इसका फिगर बड़ा कर दूँ तो मिल जाएगा। हाँ उस समय फिगर छोटा था आपका। क्या बोल रहे, फिगर छोटा था ना, इसलिए नहीं हो रहा था। लो, ठीक है। सो नाउ इट सेज AB इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू CD, CD सब बहुत सारे साइड्स इक्वल है। एंगल DAE की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी है ये बताना। ठीक है। तो सबसे पहले लेट अस टेक दिस पेयर AB एंड BC। तो AB एंड BC अगर इक्वल है तो अगर ये एंगल X है तो ये एंगल भी X होगा, है ना। ओके। फिर लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट पेयर विच इज BC एंड CD। तो BC एंड CD में ये BC है और ये CD है। तो अगर ये दोनों एंगल्स X हो गए तो ये 2X हो गया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये भी 2X हो गया, है ना, सेम साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। तो ये 2X हो गया। हाँ डी और टी अभी AB BC का पेयर यूज कर लिया, BC CD का पेयर यूज कर लिया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट CD एंड DE। CD एंड DE इसके बारे में हम कुछ बोल सकते हैं क्या। तो ये एंगल ये 180 माइनस 4X होगा, और फोर एक्स हो गया है ना। सी एक सेकेंड, ये 180 माइनस 4X होगा, ये X है और ये 180 माइनस 4X है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा। सो दिस विल बी 180 माइनस 180 माइनस 3X। तो दिस विल बी 3X। ठीक है, समझ आया क्या, कोई डाउट है। या फिर इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि ट्राइंगल CAD में ये एंगल X है और ये 2X है, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया उसका तो 3X हो गया, है ना। ऐसा भी कर सकते हैं। आई होप 3X तक सब लोग पहुंच पाए। ठीक है, CD इज इक्वल टू DE। तो DE है ये, तो CD के सामने ये एंगल 3X हो गया। तो ये दोनों एंगल्स 3X हो गए। यहाँ तक किसी का कुछ डाउट है बताइए। ठीक है, तो इतना हम लोग ने पता चला लिया है कि ये एंगल्स X से हमने चालू किया था, 2X मिला, 3X मिला। नाउ DE हो गया, DE इज इक्वल टू EF। DE ये है और EF ये है। तो अभी ये दोनों
के सामने के एंगल्स ये हमें नहीं पता और ये भी नहीं पता। ई एफ एफ जी, ई एफ एफ जी, ये और ये भी नहीं पता, एफ जी जी ए, एफ जी एंड जी ए। हाँ, तो वापस से अपने यहाँ रिवर्स स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो एफ जी और जी ए अगर इक्वल है तो जी ए ये रहा और एफ जी है, कहाँ गया, एफ जी ये रहा। तो एफ जी एंड जी ए के ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये एंगल एक्स हो गया, ये 2x ये वाला था। तो ए जी के सामने ये एंगल आ गया और एफ जी के सामने ये एंगल, ये तो हमने ऑलरेडी एक्स लिया ही हुआ था। ठीक है क्या, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। तो अगर ये दोनों एंगल्स एक्स हो गए, सो वी कैन से ये एंगल एक्स था, तो वी कैन से ये एंगल 2x हो जाएगा, एक्सियल एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है। तो ये एंगल अगर 2x है तो एफ जी एंड एफ ई दे आर इक्वल। इसको अब यूज कर लेते हैं, ये एंगल अगर 2x है तो ये एंगल भी 2x हो गया। ठीक है, ये एंगल 2x हो गया। तो अगर ये एंगल 2x हो गया तो ये वाला x हो गया। ठीक है। अब सिर्फ ये पेयर बचा है यूज करने को, डी ई इज इक्वल टू ई एफ। हाँ, 180 माइनस 6 हो जाएगा तो बाय 2। ये डी ई है, नहीं सॉरी, ये x हो गया, ये डी ई है और ये ई एफ है। अब क्या करें? अच्छा, तो देखो ये वाला 2x है, ए ई एफ और ई ए एफ ये x है। तो ये 2x और ये x है अगर, तो ये एंगल 3x हो जाएगा, एक्सियल एंगल प्रॉपर्टी, है ना। तो ये 3x हो गया तो ये पूरा 3x हो गया। 3x प्लस x प्लस हाँ, तो अब ये फुल ट्रायंगल में आप देखो तो वी नो द एंगल ऑफ ऑल द थ्री वर्टाइसेस। ये एंगल ए पता है विच इज x, ये एंगल डी पता है 3x, और एंगल ई पता है वो भी 3x है। ठीक है, तो x प्लस 3x प्लस 3x, ये हो गया 7x, और ये ऑल्सो हो गया 180 डिग्री। तो x का वैल्यू हो गया 180/7 विच इज 25 के आसपास। ठीक है, कोई डाउट है क्या? अब तुमको अभी जितना समझ में आता है देख लो। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे इजी है, हमने दो ही प्रॉपर्टी यूज की पूरे टाइम, एक्सियल एंगल प्रॉपर्टी और दो ऑपोजिट साइड्स के ऑपोजिट, दो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। ठीक है, उसी के बेसिस पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। 21 था ये, फिर है 22, फिर 27, 22। A certain city has a circular wall around it, and this wall has four gates pointing north, south, east, and west. ठीक है, तो एक सर्कल बनाना रहेगा, ये हो गया, इसके फोर गेट्स इंडिकेट कर दिए। A house stands outside this city 3 किलोमीटर north of the north gate। तो यहाँ पे एक हाउस है, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज 3 किलोमीटर, एंड इट कैन बी जस्ट सीन फ्रॉम अ पॉइंट 9 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द साउथ गेट। तो साउथ गेट ये है, यहाँ से ईस्ट की तरफ 9 किलोमीटर अगर आप जाओ तो यहाँ से ये घर जस्ट दिखाई देता है। इसका जस्ट दिखाई देने का मतलब क्या हुआ कि ये लाइन जो है इस सर्कल पे टेंजेंट है ना। कोई डाउट है क्या? ये हाँ एच है, ये लेट अस से दिस पॉइंट इज ई, ये ए, है ना, तो ऐसा है। सो ये ई एच इज टेंजेंट टू दिस सर्कल,
व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द वॉल दैट सराउंड दिस सिटी, तो हमें इस सर्कल का डायमीटर बताना है। ठीक है, ए बी हमें बताना है। कोई डाउट है यहाँ तक बताइए, क्वेश्चन तो क्लियर है क्या सबको? सो नाउ वी कैन से कि ये जो लाइन ए ई है ये भी टेंजेंट है, और लाइन एच ई है ये भी टेंजेंट है, राइट? सो ए ई एंड एच ई दे बोथ आर टेंजेंट्स। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? ओके, तो ए ई एंड एच ई दोनों टेंजेंट्स हो गए। तो हम क्या कर सकते हैं, वी नीड टू फाइंड दिस लेंथ, डायमीटर का। हम्म ई और ईसी लाइन वगैरह ना पॉइंट फ्रॉम एक पॉइंट से दो लेंस जा रहा है तो उसकी लेंथ हम्म तो वो पर एच एच बी और एच सी को लेगा नहीं ना, एच बी और एच सी, एच बी टेंजेंट थोड़ी है। पर वो तो लेगा हाँ वो हो जाएगा, एच बी और एच सी इक्वल नहीं हो सकता बिकॉज एच बी टेंजेंट नहीं है। तो देखिए इसमें और एक चीज कर सकते हैं, ये एंगल 90 डिग्री है, ये बात समझ आ रही है सभी को, है ना? बिकॉज टेंजेंट है और रेडियस है, तो एक ही पॉइंट पे टेंजेंट और रेडियस बनावे तो वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो फिर एक काम और करते हैं, ये पॉइंट सेंटर जो है, ये सेंटर को हम ज्वाइन कर देते हैं ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से, यहाँ से, तो ये एंगल भी 90 डिग्री बनेगा। होगा? कोई डाउट इसमें बोलो? ये रेडियस आर के इक्वल है। ठीक है, ये भी आर है। तो अभी हम ऐसा कर सकते हैं कि वी हैव टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल एच सी ओ दैट विल बी इक्वल टू, इक्वल मतलब सिमिलर टू ट्राइंगल एच ए ई। बोलो हाँ। एंगल एच तो कॉमन ही है, एंगल सी ये 90 है और एंगल ए 90 है, तो सी और ए ये भी इक्वल हो गए, तो दो एंगल्स अगर इक्वल हो गए तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ठीक है क्या? तो अगर ऐसा है तो फिर हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख सकते हैं। सो एच सी होगा और उसके करस्पॉन्डिंग एच ए होगा। ठीक है, एच सी की लेंथ हमें पता नहीं और एच ए की लेंथ भी हमें पता नहीं, तो ये ज्यादा काम नहीं आएगा, कोई बात नहीं। एच ओ होगा और उसके करस्पॉन्डिंग एच ई होगा। ठीक है, तो एच ओ एंड एच ई इन दोनों की लेंथ भी हमें ज्यादा खास तो पता नहीं है, कोई बात नहीं, देखते हैं कुछ तो होगा। एंड लास्ट होगा सी ओ एंड ए ई, ये सी ओ एंड ये ए ई। ठीक है, सी ओ इज आर, ए ई इज 9, वो हमें पता है ना, इतना हमें पता है। ओके, एच सी, सी ओ इज आर, ए ई इज 9, ये हमें पता चल गया। एच ओ एंड एच ई, एच ई हमें, हाँ चलो ऐसे ही कुछ लिखना पड़ेगा। सो एच ओ इज, ये 3 है और ये आर है, तो 3 + आर। एच ई होगा, ये पूरा है 3 + 2 आर, और ये है 9, तो एच ई होगा इसका पाइथागोरस थ्योरम, है ना? सो 3 + 2 आर का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर का स्क्वायर, राइट? तो इसको हम लोग सॉल्व कर लें अगर, तो प्रोबेबली वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ आर, आर आ जाएगा तो 2 आर भी आ जाएगा। ठीक है क्या? ठीक है, तो सॉल्व कर लो। सो दिस स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, so this becomes 81 times 3 plus r whole square equal to r square times 3 plus 2r square plus 81। ठीक है, अरे यार क्वाड्रेटिक से भी ज्यादा कुछ बन रहा है, ये r/9 नहीं है क्या? तो इसमें फिर एक काम करते हैं, क्वाड्रेटिक के चक्कर में नहीं पड़ते, ऑप्शन है ना हमारे पास। ठीक है, सो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द वॉल, तो अगर डायमीटर 6 है तो r3 होगा, तो r3 यहाँ प्लेस करके देख लो अगर ये सही आता है तो, है ना?
तो क्वाड्रेटिक नहीं बनाना पड़ेगा। और अगर नहीं सही आता है तो फिर 9 से करेंगे, 9 से थोड़ा मुश्किल होगा हाफ करना, तो 12 से करेंगे। ठीक है, कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो आई थिंक 9 से ही सही आएगा। इसका देखो और एक तरीका, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा जो अभी हमने किया है, ऑप्शंस यूज करके करना रहेगा। दूसरा एक इसका ये तरीका है, हमने सबने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पढ़े हैं, है ना? तो ये लेंथ हमें बतानी है। अगर ये लेंथ हम 6 लेते हैं तो ये 9 होगा और ये भी 9 होगा। इन दैट केस दिस विल बी 9√2, है ना? तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अगर हम ये 9 लेते हैं तो दिस विल बी 12 और दिस विल बी 9, तो दिस विल बी 15। तो इंटीजर वाला रूल अगर हम यूज करें कि इंटीजर आंसर होगा, तो उसके हिसाब से आप ये एस्टिमेट कर सकते हो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स यूज करके। ये 12 और ये 9 होगा तो ये 15 हो जाएगा। तो दैट मेक्स सेंस, थोड़ा सा सिंपल नंबर्स आ रहे हैं तो उसके हिसाब से आप एस्टिमेट कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज ऑप्शंस यूज करके आप इसमें प्लेस करके देख सकते हो। तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन तो रहेगा। नहीं, नहीं है। ठीक है, तो दिस वाज 22। 27। सर 25। 25 की। Euclid has a triangle in mind. Its longest side has length 20 and another of its sides has length 10. The area is 80. What is the exact length of the third side? तो हमें ये ब्लैक साइड का लेंथ बताना है। ठीक है, सो क्वेश्चन सेज बेस 20 है और एरिया 80 है, तो वी कैन गेट द हाइट। हाइट 10 नहीं है। हाइट 10 होगा तो एरिया 80 कैसे आएगा? समझ आ रहा है क्या? सो हाफ इंटू 20 इंटू हाइट, दैट शुड बी 80। तो हाइट आ गया 8। कोई डाउट है क्या? तो ये अगर 8 हो गया और ये 10 है तो ये 6 हो जाएगा। ये ABCD, तो AD 6 हो जाएगा। बोलो हाँ। ये 10 है, ये 8 आ गया हाइट, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ये 6 हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये 14 हो गया और ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा? थर्ड साइड कितना हो जाएगा? √14² प्लस 8²। तो 196 प्लस 64, 260। सो √260 विल बी द थर्ड साइड। बोलिए, कोई डाउट है तो। हाइपोटेन्यूज कितना है? किसको? हाइपोटेन्यूज कितना है? हाइपोटेनियस को कितना लिया मतलब? इनिशियल में क्या? दो साइड गिवन है ना, 20 और 10, तो वो दोनों ड्रॉ कर दिए, 20 और 10।
और थर्ड साइड जिसका लेंथ हमें नहीं पता बट वो है तो सही ना, तो थर्ड साइड भी ड्रॉ तो कर ही दिया। बट हाइट हमें पता चल गया बिकॉज एरिया गिवन था। तो 20 को हमने बेस बना दिया, तो एरिया यूज करके हाइट आ गई। हाइट अगर 8 है और ये लेंथ 10 है तो उससे ये लेंथ आ गया, और ये लेंथ अगर आ गया तो ये दूसरा लेंथ भी आ गया 20 - 6। 14 है और ये भी है तो ये आ जाएगा। ठीक है। 27। Based on the figure below, what is the value of x if y is 10? अच्छा, तो ये डायग्राम में ये क्लियर नहीं है, तो x इज दिस इंटायर लाइन यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो अगर हम ये नेमिंग कर दें ए बी सी डी ई, तो वी आर लुकिंग एट द लेंथ बी डी। ठीक है। y 10 है ऐसा आपको गिवन है बस। बी है ना, हम्म। बी की वैल्यू है ना। नहीं नहीं, बी डी की वैल्यू है। हाँ वही लगाना पड़ेगा, और तो कोई उपाय ही नहीं है। तो ये x है अगर बी डी, तो वी कैन राइट x - 3 स्क्वायर प्लस x + 4 स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर। ठीक है। x + 4, ये गड़बड़ हुआ है। अगर ये x + 4 है तो ये x कैसे हो सकता है? तो फिर बी बी इक्वल टू एक्स रहेगा, हाँ। वरना एक्स नीचे भी तो लिख सकते हैं। x + 4 अगर ये बी सी है तो बी डी कैन नॉट बी एक्स, तो इट हैज टू बी बी ई। तो बी ई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। हम्म। तो डी ई पहले में पता लगाना पड़ेगा। तो इसमें तो देखो बेस्ट तरीका ऑप्शन ही है। तो इफ x इज 10, तो ये अगर लेंथ 10 है, ये 7 होगा और ये 14 होगा। ठीक है, तो 14 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो उसके बाद ये भी 10 है। ये 10 हो गया और ये कितना हो जाएगा? 7। बिकॉज x हमने 10 लिया है। तो 10 स्क्वायर - 7 स्क्वायर इज 51।
तो 11 से ही करना पड़ेगा। अभी 10 में तो देखो सारे नंबर्स घटिया आ रहे हैं, है ना। सो वी आर लुकिंग फॉर इजी नंबर्स। हाँ, वी आर लुकिंग फॉर इजी नंबर्स। तो 11 से अगर हम करें, तो 11 से अगर हम चेक करते हैं तो x अगर 11 है तो दिस बिकम्स 8, दिस बिकम्स 15। तो 15 और 8 ये 17 हो सकता है, राइट। तो वी विल स्टिल चेक, इसमें से x तो 11 है, तो ये अगर 6 आ जाए तो हो जाएगा। इसमें से y 10 गिवन है और x माइनस 3 हो गया, 11 माइनस 3 8, तो ये 10 ये 8 तो ये भी 6 आ गया, तो सब कुछ इसमें सेट हो गया। ठीक है, तो b इक्वल टू 11। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर ऑप्शंस के बिना करने बैठोगे तो होगा ही नहीं, या फिर एक ही क्वेश्चन होगा ये, और कुछ होगा नहीं, है ना। तो इसलिए ऑप्शंस यूज करना इज अ स्मार्ट मेथड। मैं तुमको बोल, ऑप्शन के आ सकता है। हाँ आ तो सकता ही है, वो बहुत सारी इक्वेशंस बनाते रहो। एक्स ये, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इसको इन्होंने एक्स वाई जेड तो दिया ही है, इसको डब्लू ले लो, तो एक्स प्लस डब्लू इज इक्वल टू दिस प्लस दिस स्क्वायर, है ना। फिर ये 10 है और ये एक्स माइनस 3 और ये डब्लू है, इनका एक पाइथागोरस बनाओ। ठीक है, तो हो तो सकता है, बट वैसा मैं करना नहीं है। 27 के बाद नेक्स्ट है 30। In the figure not drawn to scale given below, P is a point on AB such that APPB is 4 3। तो AP अगर 4x है तो ये 3x होगा। ठीक है, PQ is parallel to AC, PQ is parallel to AC, ये दोनों पैरेलल है। तो इसका मतलब ये हुआ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से कि CQ एंड QB इसका रेशियो भी 4 3 होगा। तो दिस कैन बी रिटन एज 4y 3y। रेशियो 4 3 होगा, इनकी लेंथ जरूरी नहीं है सेम हो, तो हमने लेंथ लिख लिया है। तो ये 4y 3y हो गई और ये 4x 3x था। यहां तक कोई डाउट है क्या? ठीक है, फिर आगे है पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, ये तो हो ही गया था। क्यू डी इज पैरेलल टू सी पी। सो क्यू डी है ये लाइन एंड सी पी है ये लाइन। अब अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो अब ये जो 4 और 3 का रेशियो आया था, इस रेशियो को हम फर्दर प्रोपागेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नाउ ये ट्राइंगल एक बार के लिए इग्नोर कर दो, इतना पार्ट इसका। तो ये रेशियो अगर 4 3 और ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं तो ये दोनों पार्ट्स का रेशियो भी 4 3 हो जाएगा। क्लियर है ये? तो पहले इनका लेंथ 3x था, अब इस 3x को भी हमें 4 और 3 के रेशियो में स्प्लिट करना है। नाउ क्वेश्चन सेज फर्दर, ये इतने सारे एंगल 90 हैं, इनका पता नहीं कुछ काम है क्या। लेंथ ऑफ क्यू एस इज 6, क्यू एस कहाँ है, मैंने बहुत गंदा बना दिया इसको। लेंथ ऑफ क्यू एस इज 6, व्हाट इज द रेशियो एपीपीडी? तो ये इतने पार्ट में जो भी इंफॉर्मेशन है इसका कोई काम नहीं है ना, ये फालतू इंफॉर्मेशन है। हमें डायरेक्टली इस पॉइंट पे पहुंच जाना है, व्हाट इज द रेशियो एपीपीडी। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको 4x लिखा हुआ था और ये 3x था, 3x को हमने फर्दर 4 और 3 के रेशियो में स्प्लिट कर दिया। तो 3x का अगर 4 वाला पार्ट हमें चाहिए तो इट विल बी 4/7 इंटू 3x, दैट इज 12x/7। ठीक है, तो PD का लेंथ आ गया 12x/7, AP का लेंथ 4x है, तो AP एंड PD का रेशियो आपको चाहिए था, तो ये हो गया 4x/12x/7। तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 7/3। ठीक है, तो ऑप्शन सी आंसर हो गया। तो इसमें ये जो इतना पार्ट है इन ट्रायंगल ARC ये सब, ये बेकार है,
ठीक है, ट्राइंगल ए आर सी में अ, ये 90 है, इसका कोई काम नहीं, मतलब आंसर तो अपना ही है इसके बिना। ठीक है। पर ऊपर बाय ऊपर भी इक्वल है ना। नहीं, अरे 4/2 3/2 कितना है? हाँ वो एक्स क्यों होगा, अगर इन 4x3 इनकी लेंथ है, ओके। तो रेशियो 4:3 है, तो रेशियो तो यहाँ पे भी 4:3 आया, बट लेंथ तो अलग हो सकती है। तो समझ आया? तो ये था 31। नेक्स्ट जो मेरे पास आया है डाउट वो है 38, एंड आई थिंक दैट इज द लास्ट जो डाउट आया है। थर्टी, 30 भी था क्या? अच्छा ये तो 30 था। 31 हम कर ही चुके हैं, 38। In the given figure, triangle ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. AB and AC are equal. AE and AF are also equal. AE and AF. चलो. Then what is the value of angle EFC? EFC. तो देखिए, लेट अस स्टार्ट विद दिस AE एंड EF, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, AE एंड AF। तो ये एंगल अगर x है तो ये एंगल भी x होगा, ठीक है। सो दिस विल बी, दिस इज 180 minus 2x। हम्म तो ये टोटल एंगल A कितना हो गया, दिस एंगल A बिकम्स 180 minus 2x plus 30, तो 210 minus 2x, ठीक है। तो अगर ये एक एंगल इतना है तो बाकी दोनों एंगल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर ये दोनों एंगल्स हम अज्यूम कर लें A है, तो वी कैन से 210 minus 2x plus 2a, दैट शुड बी इक्वल टू 180। तो A कितना हो जाएगा इसमें से? तो A विल बी 2x minus 30, तो A विल बी x minus 15। समझ आ रहा है क्या? ठीक है। सो दिस वन एंगल इज x minus 15, दिस इज x minus 15। So question is what is the value of angle EFC, FEC? ये हो गया 180 minus x, और ये हो गया x minus 15, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। इन दोनों का सम हो गया 180 minus x plus x minus 15, तो इन दोनों का सम आ गया, ये दोनों एंगल्स का सम आ गया 165। तो ये थर्ड एंगल हो जाएगा 15, तो आंसर 15 डिग्री। ठीक है, क्या कोई डाउट है? ठीक है, तो इसके अलावा कोई और डाउट? सर 42। क्या? 42। 32? 42 42। 42? इसमें देखिए एक और तरीका कर सकते हैं हम लोग, यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है, ये एंगल 30 था,
ये एंगल 30 है और ये एंगल x माइनस 15 है, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, तो दैट विल बी x माइनस 15 प्लस 30, दैट मीन्स x प्लस 15, जिसमें से ये x है ऑलरेडी, तो बाकी 15 ही बचा, है ना। 42। The bisector of angle BAC of triangle ABC cuts BC at D. ठीक है, तो BAC का बाइसेक्टर ये होगा, ये D पे कट हो गया। ठीक है, एंड द सर्कमसर्कल ऑफ द ट्राइंगल एट E, ओहो, इस ट्राइंगल का एक सर्कम सर्कल भी है, तो उसको ये आगे जाके E पे कट करता है। नाउ क्वेश्चन सेज DE इज 3। ठीक है, DE इज 3 and AC is 4 and AD is 5. Then length of AB, नो, ये BC पाइप क्या बोलते हैं, डायमीटर है ऐसा नहीं बताया ना। ये नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, अभी नहीं समझ में आ रहा है। आगे और कोई डाउट है? 44, 46।
42 नेक्स्ट क्लास में ध्यान दिला देना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 44। An isosceles triangle, isosceles right angled triangle with length of its equal sides being 30 is rotated 180 degree about its centroid to form a new triangle. Find the area of the region common to the original and the new triangle. ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी जिसके इक्वल साइड्स का लेंथ 30 सेंटीमीटर है, तो ये ट्राइंगल का सेंट्रोइड कहाँ होगा? सेंट्रोइड कैसे बनता है? सेंट्रोइड कौन से इंटरसेक्शन से बनता है? क्या चीज के इंटरसेक्शन से बनता है? सेंट्रोइड बनता है मीडियंस। मीडियम ठीक है, तो मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सेंट्रोइड बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन से कि सेंट्रोइड के अबाउट ये ट्राइंगल को हमने 180 डिग्री घुमा दिया, तो सेंट्रोइड यहाँ है, इसको अगर आप 180 डिग्री घुमाएंगे, एंड सेंट्रोइड के बारे में एक चीज और होती है कि सेंट्रोइड उस मीडियन को कौन से रेशियो में स्प्लिट करता है? 2:1 के रेशियो में स्प्लिट करता है, जिसमें ये 2 होता है और ये पार्ट 1 होता है ना। अब इसको अगर हम 180 डिग्री घुमाएंगे तो ये लाइन घूम के इधर आ जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको रेड में ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे आ जाएगी, सी ए इधर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, ये सी ए हो जाएगा, तो ये जो 2 था उसके आधे पे आ जाएगा ये। क्लियर है, और ये जो वर्टेक्स बी है वो वर्टेक्स यहाँ चली जाएगी। समझ आ रहा है क्या? ठीक है, और पॉइंट जो है वो तो वहां का वहीं रहेगा जिस पॉइंट के अबाउट हमने इसको घुमाया है। ठीक है, सो वी विल गेट अ न्यू ट्राइंगल जिसमें ये हो जाएगा ऐसा। समझ आ रही है ये बात? सो हमें बताना है एरिया ऑफ द कॉमन रीजन। तो अब आप कॉमन रीजन का एरिया बताने के लिए क्या कर सकते हो? ये पूरे ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर लो, जिसमें से ये 3 ट्राइंगल का एरिया हटा दो, है ना, तो कॉमन रीजन का एरिया आ जाएगा। समझ आ रहा है क्या? तो अभी जो 3 ट्राइंगल्स हटेंगे, इन तीनों ट्राइंगल का आपको साइड लेंथ पता लगाना है। ये तो है कि ये तीनों ट्राइंगल्स भी राइट एंगल ट्राइंगल्स होंगे, एंड ये तीनों ट्राइंगल्स में भी जो परपेंडिकुलर साइड्स हैं वो इक्वल होगी, है ना। तो बस आपको इन साइड्स का लेंथ पता लगाना है, तो वो हम कैसे पता लगा सकते हैं? ये टोटल लेंथ 30 है, तो ये 1/3 ही होंगे 30 के, ये 10 होगा, तो ये भी 10 होगा, ये 10 होगा, और ये भी 10 होगा, और ये 10 होगा, और ये भी 10 होगा। 2:1 के रेशियो में स्प्लिट करना है ना। ठीक है, तो 1/3 1/3 1/3 में ही हो जाएगा। नहीं समझे क्या? समझ गए ना? तो ये 10 10 10 के 3 ट्राइंगल्स निकाल दो इसमें से, तो टोटल एरिया जो बड़ा ट्राइंगल है इसका एरिया कितना है? 1/2 × 30 × 30। ठीक है, तो ये 450 हो गया। इसमें से 3 टाइम्स 1/2 × 10 × 10, ये सब ट्रैक कर देता है, तो 150 सब ट्रैक हो गया, तो 300 आंसर आ गया। ठीक है क्या? सर ये 10 10 10 कैसे हुआ? 10 10 10 कैसे आया? अच्छा, तो देखो ऐसा है,
कैसा है? आप ऐसा कर सकते हो ये समझने के लिए, ये हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल है, ठीक है। ये मीडियन है इसकी एक। अब जब हम इस ट्रायंगल को रोटेट करेंगे अबाउट इट्स सेंट्रोइड, तो वो ये पॉइंट होगा जो यहाँ से 1 यूनिट डिस्टेंस पे है। मान लेते हैं ये 3 मीटर का ही है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से x है, तो ये इधर से 2x है। अब जब हमने इसको रोटेट किया ट्रायंगल को, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस है वो यहाँ से पास होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो मीडियन थी वो अभी 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो गई, जिसमें ये लेंथ x हो गया, ये लेंथ x हो गया, और ये लेंथ भी x हो गया, ठीक है। तो ट्रायंगल अब हमारा नया वाला ये बन गया है, ठीक है। और मीडियम म्यूजिक में आप मीडियम बनाएंगे और मतलब रोटेट करने के बाद वो टू एक्स वाली साइड हाफ हाफ ये पॉइंट है जिसके अबाउट घुमाना है, और 180 डिग्री घुमाना है। तो ये x था, बस ये घूम के यहाँ आ गया। टू एक्स। हाँ, वो 2x घूम के वहां चला गया, तो ये 2x हो गया ना इधर, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ओरिजिनल ट्रायंगल था उसकी जो मीडियन थी वो 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो गई। तो सिमेट्री से अगर ये 3 पार्ट्स में स्प्लिट हुआ है तो बाकी सारी लेंथ भी 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर ये 3x था तो उस समय ये 30 था, अब ये x है तो ये 10 होगा। समझ आ रहा है? सिमिलर ट्रायंगल से भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल देखें तो वो भी आपस में सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है इनफैक्ट। तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, ठीक है। समझ आया? हम्म। यस सर। और कोई डाउट है क्या? 46 भी बोल रहे थे ना वो? हाँ। 46। In the figure given below, AD AE is 4. BDCE is 2. ADAE is 4. BDCE is 2. If BC is a straight line and angle ADE is 60, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और ये भी 60 ही हो जाएगा। हाँ, ADE इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। देन फाइंड द लेंथ AB। अरे सर इसमें ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके पाइथागोरस लगेगा ना? हाँ, वैसा ही करना पड़ेगा। तो ये 4 है, AD और AE 4 है, तो ये भी 4 हो गया, ये 2 है, ठीक है। तो ये डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो देखिए ऐसा है, ये दोनों 4 थे, और ये एंगल 60 डिग्री था, और ये दोनों इक्वल थे, तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया,
सो इफ दीज टू आर 4 तो ये DE भी 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये परपेंडिकुलर इसको दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर देगा, तो ये 2 2 हो गया। ठीक है, और ये भी 2 है। दूसरी बात ये कि ये जो हमने अभी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, लेट अस कॉल इट एफ, AF। तो AF का लेंथ कितना होगा? ये 4 है और ये 2 है, तो दिस विल बी 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का होल रूट, ये AF होगा। बोलो हाँ। सो 16 माइनस 4 12, तो दैट इज 2√3, ये AF हो गया। ठीक है, ये 4 है, B से F तक ये 4 है, तो AB का लेंथ कितना ये पता चल जाएगा। ठीक है, सो AB स्क्वायर विल बी AF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। AF स्क्वायर तो 12 था ही, BF स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो गया, सो AB स्क्वायर इज 28, तो दैट इज 2√7। ठीक है, तो आंसर A। ठीक है, तो इजी क्वेश्चंस ही है, मतलब ऐसे आपको लगता होगा कि सर ने सेकंड वर्कशीट दिया तो मुश्किल होगी, है ना। बोलिए, और कोई डाउट है क्या? तो ये तो लास्ट क्लास का ही होमवर्क हुआ, इसको 50 तक, आगे का होमवर्क तो वही नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस अब तो आपको पॉजिटिवली सॉल्व करना है, ज्यादा समय है नहीं अब आपके पास, है ना। तो और इस ये वाली वर्कशीट में तो सिर्फ लाइंस, ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स, ये 3 ही है। सर्कल्स एंड पॉलीगॉन्स तो बचा है अभी, तो उसका उतना ही और है। सर्कल्स तो इसमें आया ही नहीं, तो अभी क्या करूंगे। तो, और उसके बाद एटीएम के अलावा क्या आता है कि उसमें सिर्फ एरियाज और वॉल्यूम्स है। मैक्सिमम में वही आता है। ठीक है, IPM में ही आता है जिसमें प्रॉपर्टीज यूज होने वाला हो। ठीक है, तो टाइम एंड डिस्टेंस वाली वर्कशीट आपके पास है, तो आपके पास छुट्टियां बिताने का बहुत सामान है, राइट। तो अच्छे से बिता सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करिए ज्योमेट्री एंड टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड वर्क भी इज ऑन द वे, मिल जाएगा आपको ग्रुप में जब तक आप घर जाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आगे 50 हम्म, तब तो करने ही पड़ेंगे, उपाय नहीं है भाई। ठीक है, ये 1 महीना है, उसमें कर लो, फिर उसके बाद मैं 3 महीने तुमको आराम दे दूंगा। हाँ, तो मैं तो दे दूंगा ना, फिर तुमको जो करना है करो। हाँ कश्यप बोलो। कश्यप तुम कुछ बोल रहे हो तो आवाज नहीं आ रही है, और नहीं बोल रहे हो तो बोलो। हमारी क्लासेस कब तक रहेगी अभी? क्लासेस कब तक रहेगी मतलब? मतलब क्योंकि हमारे प्री बोर्ड अरे अभी ये सब अभी से 10th क्या नवंबर बात से करनी स्टार्ट हो रहा है। है? अभी तो नवंबर आज चालू हुआ है, बोर्ड तो कब मार्च में है, फेब में होगा। चलो, तो नहीं, जैन, हमारे प्री बोर्ड्स 10th नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जैन एंड तक तो है ही। नॉन रेगुलर क्लासेस, IPM तो हो ही जाए, IPM मतलब ये बेंगलोर तो हो ही जाएगा। फिर ये IPM वाली क्लासेस की फ्रीक्वेंसी मैं 1 कर दूंगा, है ना। अभी जो 2 वीक हो रही, दो बार हो रही है वीक में, वो 1 बार हो जाएगी जैसे पहले हो रहा था, है ना। बट जो क्लासेस हैं वो तो आपके जैन एंड तक रहेंगे, और उसके बीच में भी जो लंबा ब्रेक है, अगर कुछ एग्जाम्स के बीच में है आई थिंक लॉन्ग ब्रेक 10-12 दिन का, तो उसमें भी वी विल कीप क्लासेस। CBSE बनते हैं। अरे कितना पढ़ लोगे 24 घंटे, 12 दिन कितना पढ़ोगे एक सब्जेक्ट? हाँ, तो उसमें नहीं रखेंगे जिसमें 2 दिन तुम्हारा अलग कॉम्बिनेशन होगा, कुछ कॉमन कॉम्बिनेशंस में है।
हाँ तो वैसा हो। हमारा सर 26 से 10 है, 26 से 10 26 फरवरी से 10 मार्च। अच्छा 10 मार्च को फ्री। हाँ तो आ जाना 11 से। ये लोग तो 26 से आएंगे। सेकेंड अप्रैल को क्यों? तो देना तो पड़ेगा वो ठीक है, बट पढ़ना भी पड़ेगा उसकी। 15 चैप्टर और मतलब अगर उसमें मान लो मार्क्स कम आए तो क्या मार्क्स उसमें कम तो नहीं आना चाहिए। आए तो क्या? आई हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ, थोड़ा सा वे करो चीजें, अगर जरूर इतना जरूरी है। लास्ट में 3 दिन में हो जाए, 6-7 दिन। हाँ तो मतलब क्लासेस तो चालू हो जाएगी तो आ जाओगी ना उसमें तो। हाँ 2 क्लास अटेंड कर, बाकी ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन। अरे इसका भी पहला राउंड होगा ना दिसंबर में। हाँ तो कितने राउंड होंगे? 4 राउंड। यार उसका ऐसा कुछ मेरे पास गारंटी नहीं है 4 राउंड होंगे, मुझे ये भी नहीं पता कि दूसरा राउंड भी होगा कि नहीं होगा। राइट। नॉर्मली 2 राउंड्स होते हैं और वो 2 राउंड वो पहले से अनाउंस करके रखते हैं नॉर्मली, मतलब पहले के पिछले 3 सालों की बात बता रहा हूँ। हाँ, इस बार उन्होंने अभी तक राउंड 1 ही अनाउंस किया है, बट राउंड 1 लिखा है। दैट मीन्स कि राउंड 2 भी होगा। अगर राउंड वरना राउंड 2 नहीं होने वाला होगा तो राउंड 1 क्यों लिखते हैं? बेंगलोर में नहीं लिख रहे हैं, बस हमारा एग्जाम है ना। जल्दी का देश बात राइट राउंड लास्ट टाइम तो 4 फरवरी होगा ना। हाँ मतलब 4th 5th कुछ ऐसा तो है। सर बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी हो गया। अभी क्या करें, हम भी कल पूरे दिन शॉक नहीं थे कि ये क्यों किया ऐसा। फिर हमने सोचा जो भी हुआ बताना तो पड़ेगा, हम भी कर रहे हैं। नहीं पता कि जवाब होना चाहिए। हम्म। सर ऑनलाइन एग्जाम कैसे क्यों होती है? सारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम सैंपल को फिल्स में सब क्यों होता है? यार वो फिल्स में ऑनलाइन होती है। कॉन्फिडेंट है अपने सिस्टम्स पे कि हम लोग चेक कर लेंगे, हमारा बंदा बैठा रहेगा, वो देखता रहेगा सब कुछ, कैमरा चालू रहता है, माइक चालू रहता है, स्पीकर चालू तो है, मतलब फिर भी स्मार्ट लोग कर लेते हैं। हाँ, वो भी हमने बोला था ना कल डिजिटल पोर्टफोलियो बनाना है, तो उसमें क्या हाँ। मतलब? हाँ सर मतलब और वो वही है क्या डिजिटल डिजिटल पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज मेंशन करनी है?